मेरी किसी बात पे लड़ाई हुई तो मेरा पनिशमेंट वाज एनल सेक्स। पुलिस वालों ने वो चीज देखी और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि हमें लगता है आपकी बेटी में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसे वो जिस रास्ते पे चल रही है उसकी हरकतें बिल्कुल एक प्रोस्टिट्यूट की तरह। और विथ माय फेस एंड मेरी पूरी वो प्राइवेट पिक्चर मेरी न्यूड उसमें थी एंड उसके नीचे बायो में लिखा गया कि मैं पैसे लेके सेक्स करती हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम रीत है और मैं यहाँ अपनी स्टोरी शेयर करने आई हूँ। ये स्टोरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, अच्छे भी एंड बुरे भी। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मेरी मम्मी और दीदी को जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एंड मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मेरे फ्रेंड राहुल को एंड ऑल्सो एक एनजीओ को जिसने मेरी हेल्प की थी, ई प्रोटेक्ट फाउंडेशन, एंड मेरे सर अंकुर सर जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया उस पूरे टाइम में। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं 9th क्लास में थी और मैं एक पर्सन से मिली जिसका नाम अरमान था एंड मुझे लगा वो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि पहले वो मेरा दोस्त बना, देन हम बहुत बातें करते थे, मेरी उससे बॉन्डिंग बैठने लगी, मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसमें, उसे मैं पसंद आई, मुझे वो पसंद आया एंड देन 10th क्लास में हम रिलेशनशिप में आए एंड चीजें वहां से थोड़ी सी अजीब होने लगी थी क्योंकि रिलेशनशिप के नाम पे चीजें टॉक्सिक होने लगी थी। और टॉक्सिक से मेरा मतलब नॉर्मल टॉक्सिक नहीं है। मेरी किसी बात पे लड़ाई हुई तो मेरा पनिशमेंट वाज एनल सेक्स एंड वो भी वेरी ब्रूटली। एंड मुझे लगता है कि वो उम्र भी नहीं थी एंड किसी को किसी के साथ करना भी नहीं चाहिए, बट मुझे ये चीजों का अंदाजा नहीं था। कुछ चीजें मुझे बाद में बहुत ज्यादा हिट हुई, जैसे कि पहली बात तो वो उम्र नहीं थी, दूसरी बात मेरी शुरुआत ही उस चीज से हुई थी बिकॉज मुझ में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे यही कहा गया था कि ऐसे ही चीजें होती हैं एंड यही प्रोसेस होता है, बट कंटिन्यूसली 1-1.5 साल मेरे साथ वो चीज चलती रही। देन ही सेड कि अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीजें करेंगे। एंड सेक्सुअली मैं बहुत ज्यादा अब्यूज हुई काफी तरीके से एंड सेक्सुअली अब्यूज होने में स्पेशली पनिशमेंट्स थे क्योंकि ये उसका फॉर्म था, उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से वो सेटिस्फाई होता था। वो मुझे हर चीज पे पोक करता था, मेरे कपड़े पहनने पे, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किससे नहीं मिल रही हूँ। एक भी मेरी लाइफ में एक्स्ट्रा फ्रेंड नहीं होता था, चाहे लड़का कहो चाहे लड़की कहो, कोई भी नहीं होता था। मुझे मेरे मम्मी और दीदी एंड मेरे पापा के खिलाफ भड़काता था, ये बोलता था कि वो लोग अच्छे नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते, मैं कर सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कन्वर्ट मी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मेरा रिलीजन वॉज नॉट गुड, मेरा रिलीजन ठीक नहीं था एंड उसका रिलीजन बेस्ट था। तो ही वॉज ट्राइंग टू डू दैट एंड वो कंप्लीटली मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करके मेरे साल काफी निकल गए एंड मैंने चूज की अपनी पढ़ाई करने के लिए और मैं कॉलेज में गई। कॉलेज में जाने के बाद मेरे काफी दोस्त बने, उन्हें मैं अच्छे दोस्त कह सकती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मुझे काफी चीजें रियलाइज हुई। मैंने देखना शुरू किया कि मुझे एक्चुअली में पता चला कि रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं एंड लड़के कैसे होते हैं, क्योंकि अब तक मेरी दुनिया सिर्फ उसी में सीमित थी। देन जब मैं गई मुझे रियलाइजेशन होने लगा, मुझे समझ आने लगा मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ कई चीजों पे गलत हो रहा है, मुझे बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना साथ, क्योंकि दिन पर दिन मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी। मतलब 10th क्लास में मुझे माइग्रेन हो चुका था एंड दैट वाज नॉट नॉर्मल। वो बात नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी क्योंकि डॉक्टर्स ने ये चीज बोल दिया था कि ये स्ट्रेस से हो रहा है। तब मुझे भी चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन
वो मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी थी। एंड उसके बाद जब मैंने ब्रेकअप किया, तो ब्रेकअप करने के टाइम पे उसको ये चीज लगी कि मैंने ब्रेकअप इसीलिए किया है क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और लड़का है, जस्ट बिकॉज मेरा एक खास दोस्त बन चुका था। तो उसने उस चीज को अज्यूम किया कि मैं उसको चीट कर रही हूँ। उसने उसी मोमेंट से मेरे सारे फ्रेंड्स को रीच आउट करना शुरू कर दिया और फिर मुझे बोला कि एक काम करो, कोई नहीं, अपन मिलते हैं और घर आ जाओ, वापस आ जाओ, अपन मिलते हैं, अपन बात करते हैं। मैं घर गई एंड फिर उसने मुझे एक ब्लैकमेलिंग मैसेज किया कि सी, मेरे पास तुम्हारी काफी फोटोज हैं, काफी प्राइवेट पिक्चर्स, जिसमें जिसमें मेरा फेस तक विजिबल है, ठीक है। एंड अगर तुम नहीं आओगी साथ वापस, तो ये ले जाके मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा रहा हूँ। ये चीज सुन के मुझे काफी डर लगा, मुझे नहीं समझ आया अब मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। बट मेरी दीदी के सपोर्ट से उन्होंने मुझे समझाया कि हम मम्मी को सच बताते हैं, जो भी है जैसा भी है। हम गए, मेरे में हिम्मत नहीं थी, मेरे में सच में हिम्मत नहीं थी कि मैं सामने से जाके बताऊं। मैंने एक लेटर उठाया और उसमें मैंने अपने मन की बातें लिखी और अरमान के बारे में मेंशन किया, हर चीज बताई कि इस तरीके से उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं और इस तरीके से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे पता नहीं उस मोमेंट पे कि मेरी मम्मी ने क्या सोचा, क्या सही क्या गलत, क्योंकि मेरे पापा भी बीमार चल रहे थे बहुत सालों से, तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरी मम्मी ने उस चीज को ले जाके पुलिस स्टेशन में बता दिया। पुलिस स्टेशन में बताया तो उस बंदे को उठा के लाई पुलिस। देन उससे पूछताछ हुई। शर्म की बात यह है कि उस पर्सन ने सोचा, मेरी फोटोज पुलिस वालों को दिखाने से पहले उसने लैपटॉप उठाया, वहां पे करीबन 5 से 6 मेल पुलिस ऑफिसर्स थे, उसने उनके सामने वो फोटोज खोल के रख दी एंड फिर ये बोला कि ये फोटोज मैं खुद खींचती थी और उसे भेजती थी ताकि मैं उसे सड्यूस कर सकूं, ठीक है। और वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा झटका लगा था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप ये नहीं कर सकते कभी भी। पुलिस वालों ने वो चीज देखी और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि हमें लगता है आपकी बेटी में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसे वो जिस रास्ते पे चल रही है उसकी हरकतें बिल्कुल एक प्रोस्टिट्यूट की तरह, ठीक है। मेरी मम्मी ने वहां पे जवाब दे दिया, ठीक है। बट फिर भी मेरी वहां पे पूरी इमेज की धज्जियां उड़ चुकी थी अब तक तो, ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैं यही काम करती थी और इसी वजह से मैंने उसको फोटो शेयर की और मैं मतलब बस यही कामों में पैसे लगाती थी, ठीक है। वहां पे मेरे मौसा जी भी थे, मेरे और भी रिलेटिव्स आ चुके थे, उन सब ने वो फोटोज देखी है उस मोमेंट पे और मुझे आज भी उन लोगों को फेस करना होता है क्योंकि उन सबको मेरी वो हिस्ट्री पता है। उस दिन मतलब मैं बहुत ह्यूमिलिएट हुई थी, लेकिन उसने बाद में उससे पूछा गया कि सारी फोटोज डिलीट हो गई या नहीं, उसने बोला डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हमसे गलती हो गई कि और चेक नहीं किया गया उसके बाकी फोन्स में और लैपटॉप्स में, बट उसके पास ऑलरेडी एक कॉपी थी उन फोटोज की। उससे साइन करवा लिया गया बकायदा कि अब वो मेरे से कभी नहीं मिलेगा, उसके पास कोई फोटोज नहीं है, कुछ नहीं है। बट स्टिल मैं घर पे ही थी, उसके बाद मैं अपने कॉलेज नहीं गई थी एंड मेरी मम्मी बहुत गुस्सा थी मुझसे, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, दीदी थोड़ा बहुत कर रही थी क्योंकि सबके अकॉर्डिंग मैं गलत थी, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बोला कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे को मेरी चीजें पूरी करनी है जो जिसके लिए मैं बनी हूँ। तो मैंने करीबन 1 महीना मम्मी को मनाया, देन मम्मी मानी
और मैं वापस अपने कॉलेज गई। उसके बाद मैं मेरे दोस्त राहुल से मिली। चीज़ें काफ़ी नॉर्मल थी फॉर 1 मंथ। मैं उससे मिली और वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी बना। उसके बाद चीज़ें सडनली चेंज होने लग गई, जहाँ मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट की गई और विथ माय फेस एंड मेरी पूरी वो प्राइवेट पिक्चर मेरी न्यूड उसमें थी। एंड उसके नीचे बायो में लिखा गया कि मैं पैसे लेके सेक्स करती हूँ। और वो इंस्टाग्राम आईडी मेरे पूरे कॉलेज के लोगों पे रिक्वेस्ट गई उसकी। एंड उसमें सीनियर्स थे, उसमें जूनियर्स थे, उसमें सब थे। एंड उसमें उसके वजह से मेरे पास पर्सनली बहुत मैसेजेस आने लग गए कि ऐसा कुछ है क्या, आप ऐसा करती हो, ठीक है, आप क्या अमाउंट लेती हो, ये सब बता दो, ठीक है। एंड ये सब चल रहा था एंड साथ साथ उसने मेरे काफ़ी दोस्तों से कांटेक्ट कर लिया था और उन्हें एक न्यू स्टोरी सुनाई। और उस स्टोरी में ये था कि मैंने उसे चीट किया है, क्योंकि मैं ये चीज़ गट से बोल नहीं सकती थी, तो मैंने सारी स्टोरी खुद से क्रिएट की है और उसको पुलिस स्टेशन में पिटवाया है और उसे फंसाया है। और ये मेरे एकदम खास दोस्तों को उसने बात बोल दी थी। वो सब दोस्त मुझसे उसके लिए लड़ने आए थे एक दिन कि तूने ऐसा कैसे किया, ये वो करके। तब मैं अपना स्टैंड लेने लायक पर्सन बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सिर्फ रो रही थी, मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। मैं कोशिश भी कर रही थी तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। और उनके पास प्रूफ के तौर पे मेरी वो इंस्टाग्राम आईडी थी कि देख तू खुद ये काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए हमारे बॉयफ्रेंड्स के पास भी सेम आईडी से मैसेजेस गए, चीजें हुई है। मेरे पास नहीं था कोई एक्सप्लेनेशन, किसी को भी देने को नहीं था। और चीजें और वर्स्ट होती गई जब लोगों के पास इवन व्हाट्सएप पे मेरी फोटोज जाने लग गई। और एक और अजीब बात कि वही दोस्त मिलके मेरी फोटोज, मेरी आईडी सर्कुलेट करना शुरू कर चुके थे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था ये कैसी सिंपैथी थी उस पर्सन की तरफ भी कि आप गलत करने के लिए जा रहे हो, और वो भी एक लड़की के साथ और लड़की ही होके। उसके बाद चीजें बिगड़ती रही। हर 5 दिन में मेरी एक नई इंस्टाग्राम आईडी बन जाती थी, हर 5 दिन में। एंड मेरे पास बहुत कॉल्स, बहुत मैसेजेस आते थे। बहुत लोग पर्सनली रोक रोक के पूछते थे कितने पैसे लोगी, क्या रहेगा, ये वो, तुमने ऑलरेडी एक आईडी बना रखी है, उसी पे रिप्लाई करना है क्या। और कुछ महीने मैं नहीं दे पाती थी जवाब, मेरे आंखों में सिर्फ आंसू होते थे। चीजें कॉलेज तक जा चुकी थी। इवन मेरे प्रोफेसर ने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया था कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके के काम कॉलेज में कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और मेरे पास तब भी कोई जवाब नहीं था और मैं उठ के बाहर चली गई थी। मैं बहुत रोई थी उस दिन। पर मेरे कुछ अच्छे दोस्त, जिसमें एक राहुल भी है और एक और बहुत खास दोस्त जिसने मेरा बहुत साथ दिया, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पुलिस कंप्लेन करती या नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा हुआ था। मुझे इस बात से डर नहीं था कि मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी तो क्या होगा, मेरे को जज करेंगे, ये वो। मुझे बस डर था मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी बहुत सालों से बीमार थे। मेरा कोई भाई नहीं है। जितना भी हैंडल करते मेरी मम्मी और दीदी करते, और मैं भी नहीं चाहती थी कि उनके पास पूछताछ के लिए कोई जाए। मुझे पता है मैं तब स्ट्रांग नहीं थी, मैं बहुत चीजें कर सकती थी, पर मेरे पास नहीं था स्ट्रांग बैकग्राउंड। और मुझे इस पे कोई मुझे गिल्ट भी नहीं है। बट फिर मुझे एक एनजीओ पता चला, ई प्रोटेक्ट फाउंडेशन के नाम से, जो साइबर केसेस में ही डील करता है। देन मैं उनके पास गई, अंकुर सर के पास, एंड उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की। मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताई कि मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है, ये वो।
एंड देन उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे सामने काफ़ी लोग रखे जिनके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ये वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी जनों की मेरे से इंस्टाग्राम हैंडल्स भी मांगे एंड काफ़ी चीज़ें उनकी वजह से सॉर्ट हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे तरीके बताए जिससे मेरी आईडी हैक ना हो। बिकॉज मेरी आईडी भी हैक हो जाती थी उस टाइम पे, जस्ट बाय एक लिंक पे क्लिक करते ही मेरी आईडी हैक हो जा रही थी। उसको मेरी सारी लोकेशंस पता होती थी, मैं कब कहाँ हूँ, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे स्पाई क्रिएट हो चुके थे और वो मेरी हर डिटेल देते थे, हर डिटेल की मैं इस मोमेंट पे कौन सी क्लास में हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ। मेरे दोस्त राहुल को मैसेजेस आने शुरू हो चुके थे, उसको ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आते थे। और बट थोड़ी चीजें नॉर्मल होने लग गई थी, बट क्योंकि विद टाइम मैं भी स्ट्रांग होने लग गई थी, शायद इसीलिए वो नॉर्मल होने लग गई थी। बट वो चीजें बंद नहीं हो रही थी और वो चीज चलते चलते ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका था मुझे। और इस बीच मैंने जितनी चीजें फेस की है उसमें काफी मेंटल ट्रॉमास है, काफी बेइज्जती है। हर दिन किसी ना किसी पर्सन से ये सुनना कि ये कैसे काम करती हो तुम, क्यों नहीं समझ आता तुम्हें, ये सब रोक दो। कुछ ठीक लोग होते थे जिन्हें थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता होता था, तो वो मुझसे जेन्युइनली पूछते थे कि रीत हमें नहीं लगता ये तुम हो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम हेल्प करेंगे। एंड वो ट्राई करते थे उसको जवाब देने की कि देख तू जो भी है हम नहीं बात करेंगे इस चीज पे, पर तू गलत कर रहा है। वो सब बताने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ होते थे जो मेरे पे क्वेश्चंस करने आते थे। एंड स्पेशली मेरे कॉलेज के सीनियर्स होते थे जो चाहते थे कि अगर ये लड़की ये काम करती ही है तो इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और इससे बात करते हैं एंड देन हम इसके साथ सेक्स करेंगे, क्योंकि यही इसका काम है। एंड कॉलेज में मेरी इमेज एज अ प्रोस्टिट्यूट क्रिएट हो चुकी थी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं 5 साल तक जब जितने भी टाइम रही हूँ, मेरे जो जूनियर्स आते थे उन्हें भी यही पता होता था कि मैं ये काम करती हूँ, जो उससे पहले थे उन्हें भी यही पता होता था, तो वो भी रीच आउट करने की कोशिश करते थे। एंड बीच में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होने लगा था जब मुझे बहुत सारे लोगों से बिट्रेयल मिलना शुरू हुआ था। मेरे काफी ऐसे दोस्त जिन पे मैंने भरोसा किया था, मुझे उनसे बिट्रेयल मिलना शुरू हुआ था। मुझे नहीं पता कैसे, बट उस पर्सन ने मेरे ही कॉलेज में एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था और उस लड़की का नाम था और उसने बना लिया था। और वो लड़की सब जगह पे मेरी फोटो सर्कुलेट करने में उसकी हेल्प कर रही थी। मुझे यहाँ पे इंसानियत का कुछ नहीं पता, क्या लेना देना है उन लोग का, उनको कुछ भी नहीं, मतलब उस लड़की को स्पेशली कुछ मतलब नहीं था। वो सिर्फ सो कॉल्ड उस बंदे से प्यार कह लो या बेवकूफ़ी कह लो उस चीज़ में थी, और वो उसका बराबर साथ दे रही थी चीज़ें करने में। मैं काफ़ी डरती भी थी उस पर्सन से, क्योंकि मेरे दिमाग में उस पर्सन की इमेज पुरानी वाली वही एक टॉक्सिक पर्सन की इमेज थी, तो मैं बहुत डरती थी। मेरा फ्रेंड राहुल हमेशा मुझे बोला करता था बस एक दिन तुझे बैठना है और एक दिन बैठ के इसको अच्छे से सुना देनी है, क्योंकि अभी तक उसे ये लगता है कि तू डरपोक है, तू कुछ नहीं कर सकती, तभी वो तुझे इतना परेशान किए जा रहा है। तो वो हिम्मत मुझ में आ ही नहीं रही थी, मुझ में बिल्कुल वो हिम्मत नहीं आ रही थी। मुझे लगता था मुझसे नहीं होगा और ये चीज़ों का कोई एंड नहीं है। बीच में एक सीन ऐसा भी हुआ था जब मुझे एक धमकी मिली थी कि मेरा एक सीनियर थे, जब मैं 2nd ईयर में थी तो वो 4th ईयर में थे, उनसे मुझे धमकी मिली थी अगर तुम ये काम करती हो तो चुपचाप रात में आ जाओ, नहीं आओगी तो फिर मैं कॉलेज में तो तुम्हें आने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। और मुझे वो धमकी का मतलब नहीं समझ आया, ठीक है, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उन चीज़ों का, पर क्योंकि विद टाइम मैं थोड़ा स्ट्रांग होने लगी थी, बहुत थोड़ा 20% स्ट्रांग होने लगी थी, तो मैंने बोल दिया था आपको जो करना है आप कर लो, मैं कॉलेज नहीं आ रही।
ठीक है, और ना मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ कि मैं ये काम करती हूँ या नहीं करती। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं मतलब कॉलेज आऊं या मैं रात में आऊं उनके पास सोने को। देन मैं कुछ दिन, मैंने 2-3 दिन स्किप किया कॉलेज आना। देन मैं वापस अपने नॉर्मल लाइफ में घुसने लग गई, और वो पर्सन मुझे दिखता था वहां पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। मे बी बिकॉज भगवान का हाथ था मेरे सिर पे बहुत ज्यादा। उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप करने गए। मैं जयपुर गई थी इंटर्नशिप करने। एक दिन मैं और राहुल बैठे थे कैफे में, एंड देन उसका मैसेज आया फिर से कि तू जयपुर में है ना। और मुझे नहीं पता ये चीज उसको कैसे पता चलती थी, बट उसे पता चल जाती थी। तू जयपुर में और राहुल के साथ है, कहाँ मुंह काला करवा रही है, किससे अपनी मरवा रही है, कहाँ क्या कर रही है, सब बता मुझे, चल ये वो। और सेम मैसेजेस राहुल को आ रहे हैं कि कैसा सेक्स करती है वो, मुझे भी बता दे, अच्छा करती है या नहीं करती, इस तरीके से। और वो दिन मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था। पहली बार मुझे एक्चुअल में गुस्सा आया था। तो फिर मैंने अपना फोन उठाया और मैंने एकदम उसके लेवल पे जाके उसको रिप्लाई करना शुरू किया, ठीक है, जिसमें मैंने सब कुछ बोला, सब कुछ, कि अब जब मेरी बेइज्जती हो ही चुकी थी पूरे कॉलेज में, और अगर आप मुझे कंसिडर कर ही रहे हो एज अ प्रोस्टिट्यूट, तो मैंने उसी लेवल पे जाके बातें करनी शुरू की कि हाँ ठीक है, चल मैं ऐसी हूँ, चल मैंने तुझे चीट किया, चल मैं बहुत लोगों के साथ सेक्स करती हूँ, तू मुझे सिर्फ इतना बता दे मैं तेरे साथ क्यों नहीं करती। तो उसने बोला मुझे नहीं पता। मैंने बोला मैं बताती हूँ कि तेरा बहुत छोटा और अब मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैंने इस तरीके से उससे बात करनी शुरू की। वो मुझे बोलता है कि तेरी मम्मी और दीदी भी यही काम करते हैं ना। तो मैंने बोला मेरी और मम्मी दीदी कुछ भी करते हैं, मुझे मतलब नहीं, तो अपनी मम्मी दीदी का बताना, उनका उनका धंधा कैसा चल रहा है, क्योंकि तुझे ये चीज मेरे बारे में पता है, मतलब कहीं ना कहीं तेरे भी कनेक्शन है इन चीजों से। और मैंने इस तरीके से बोलना, बहुत गंदे तरीके से मैंने उससे बात करनी शुरू की कि हाँ मुझे तो बड़ा ही लेना पसंद है, मैं छोटा नहीं ले सकती अब, इसलिए, और ऊपर से तू काला भी है तो मैं नहीं करूंगी तेरे साथ, ठीक है। मैंने बिल्कुल उसके लेवल पे जाके उससे बात की। फिर वो मुझे एट द एंड कहता है कि तू रीत हो ही नहीं सकती। मैंने कहा तूने ही बदल के रखा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने इस न्यू वर्जन में हूँ, ठीक है। और वो पूरे टाइम डिनायल मोड में रहा, क्योंकि वो मुझे बस बुली करके डराना चाहता था उस दिन तक भी। और मुझे फिर खुद ही अपने चीजों के बारे में बोलने लगा कि मैंने तो एक बंदी भी पटा ली है कॉलेज में, वैसे भी मैं तो खुश हूँ, और वो मेरी हेल्प भी करती है तुझे बर्बाद करने में। बर्बाद तो मैं तुझे करके रहूंगा, चाहे कैसे भी करूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं बर्बाद करके रहूंगा, क्योंकि तूने मुझे छोड़ा कैसे, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही ईगो का ट्रेट था कि तूने मुझे छोड़ा कैसे, ठीक है। और उसके पास इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उसका रिवेंज का मकसद सिर्फ ये था कि तूने मुझे छोड़ा कैसे, ठीक है। और ऊपर से तूने मुझे छोड़ा और मुझे पुलिस स्टेशन में घसीटा, ठीक है। और मुझे ये सब बातें उस दिन कोई मतलब नहीं लग रही थी, मैं सिर्फ उससे बहस कर रही थी, क्योंकि मुझे उस दिन वीक नहीं रहना था। मुझे नहीं पता मेरे अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई, माता जी ने दी, भगवान जी ने दी, जिसने भी दी, बहुत काफी थी। क्योंकि उस दिन उसको एक्चुअल मेरे से डर लगा। मैंने एक्चुअल उसे धमकी दी कि आज आखिरी बार बोल रही हूँ कि सुधर जा, नहीं तो मैं लिटरली तुझे पुलिस स्टेशन में घसीटूंगी, और फिर तू सोच लेना तेरे साथ क्या होगा, ठीक है। और मेरी धमकी उसमें ये भी थी कि मैं सिर्फ तुझे नहीं, तेरी पूरी फैमिली को घसीटूंगी फिर इस चीज में, और मैं कैसे भी घसीट सकती हूँ, मेरे पास ये राइट्स है, मुझे पता है। तो थोड़ा उस दिन वो डरा और उसने चीजें ऑलमोस्ट बंद ही कर दी। मुझे लगा था अभी भी चीजें कंटिन्यू होंगी, बट चीजें बंद हो चुकी थी, काफी चीजें बंद हो चुकी थी। और मेरी आईडीज अभी तक बंद नहीं हुई थी। वो आईडीज बंद होने में करीबन कुछ टाइम लगा था, 1-1.5 महीना बाद
मैंने जब उन आईडीज को खोल के देखा तो वो आईडीज नहीं थी। हालांकि मुझ पे काफ़ी एविडेंसेस इकट्ठे हो चुके थे जो आज भी मेरे पास पड़े हैं बहुत सेफली, क्योंकि मुझे लगता है मुझे उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी 12 बजाने में। बट मैंने उनको काफ़ी इकट्ठा कर रखा है। बट उन एविडेंसेस को लेने में भी मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, क्योंकि हर किसी को मैसेज करके पहले एक्सप्लेनेशन दो कि सुनो मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, ये मेरी फेक आईडी है, ये कोई और कर रहा है। फिर उसे जस्टिफिकेशन दो उस चीज़ का कि वो पर्सन क्यों कर रहा है। और उसके बाद उनकी कुछ होते थे जो नॉर्मली अंडरस्टैंड करते थे, कुछ सीधा बोलते थे तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। और घर वालों को भी समझाना मुश्किल होता था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जितनी चीजें की थी वो आउट ऑफ लव था एंड स्पेशली आउट ऑफ ट्रस्ट था। अब किसी ने मेरा ट्रस्ट ब्रीच किया तो उसका मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट जितनी भी चीजें हुई थी वो आउट ऑफ लव ही हुई थी। और मेरे को ये बात नहीं सही लगती कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और अगर वो पर्सन आपको जाने को बोलता है तो उसे पीसफुली जाने देना चाहिए, और वही प्यार होता है। ये प्यार की डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना ईगो बीच में लेके आओ और आप उसी पर्सन को बर्बाद करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो जिससे आप सो कॉल्ड प्यार कह रहे हो, और आप उसकी इतनी बेइज्जती कर दो कि उसके इम्प्लीकेशंस इतने सालों बाद भी आज भी उस पर्सन पे हैं कि वो, मैं एज अ पर्सन अब क्राउड्स में नहीं जाती। मैं बचपन में एक्सट्रोवर्ट थी, अब मैं शायद इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। और उसका रीजनिंग ये नहीं है कि मैं ऐसी ही थी। मेरी मम्मी और दीदी काफ़ी कोशिश करते हैं मुझे याद दिलाने की कि मैं उस टाइम से पहले क्या थी। बट अब मैं इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा। मेरे को बहुत स्टिल मुझे घबराहट होती है क्राउड्स में जाने में, क्योंकि बहुत सी नज़रें बहुत तरीके से देखती हैं। एंड थर्ड ईयर कॉलेज में मुझे फोर्थ ईयर में विटिलिगो हो गया, जिसको सफ़ेद दाग बोलते हैं हम। तो मेरी फैमिली में वो किसी को नहीं है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो एक होम्योपैथी में डॉक्टर है, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने मेरी सारी सिचुएशन सुनी और उन्होंने बताया कि कई बार सफ़ेद दाग या कोई भी स्किन डिजीज हमें तब होती है जब हमारे इंटरनली मन में एक शेम वाली फीलिंग हो। तो उसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि आप तब, उन्होंने कहा कि आप तब इतनी चीज़ों से लड़ रहे थे कि आप पे टाइम नहीं था अपनी मेंटल हेल्थ से लड़ने का, और वो चीज़ इस तरीके से आपकी बॉडी ने रिफ्लेक्ट कर दी। और मुझे ये चीज़ें वहाँ पे हो चुकी हैं, और वो भी उसी कॉलेज में जहाँ ऑलरेडी मेरी बेइज्जती हो चुकी है। एंड उन कॉलेज वालों को मज़ा आ रहा है कि इसके साथ तो ये होना चाहिए था, क्योंकि ये इसने हमारे काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड्स को छीना है हमसे, इसकी न्यूड्स देखा करते थे वो बैठ के, तो इसके साथ तो कर्मा हो रहा है और ये इसके साथ होना चाहिए था। मेरे को नहीं देना किसी को कोई भी जस्टिफिकेशन कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मेरे पास सिर्फ ये एक बात है कि मेरी लाइफ उस इंसिडेंट के बाद बहुत चेंज हुई है। मैं आज तक साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ, मेरे सेशंस आज तक वो खत्म नहीं हुए। मैं काफी चीजों से डील करती हूँ आज तक भी। मैं क्राउड्स में नहीं जाती, मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, मैं बहुत कम खुलती हूँ लोगों से। मुझे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है लोगों पे, लेकिन बहुत डिफेंस मेरा एक तरीका बन चुका है खुद को बचा बचा के चलने का। कुछ भी होता है लाइफ में तो मुझे खुद को बस बचा के चलना है। और इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद भी अब जब मेरी नेक्स्ट रिलेशनशिप्स होती हैं वो काफ़ी हैम्पर करती है मेरी लाइफ, क्योंकि शायद उस पर्सन का नॉर्मली कुछ बोलना और मेरा उसको पास्ट में जाके उसी तरीके से सोचना, और जिस वजह से मेरे बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। एंड मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूँ और मैं खुद की मेंटल हेल्थ पहले ठीक करूँ। मैंने काफ़ी साइकेट्रिस्ट चेंज किए, 2-3 चेंज किए, बट
मेरे होम टाउन में मुझे एक साइकेट्रिस्ट मिले थे जिनसे मेरा आज भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और मुझे पहले रियलाइजेशन नहीं थी इस चीज की कि ये बहुत बड़ी बात है जो हुआ है। बट मैं जब उनके पास गई, उनसे मैंने चीजें शेयर की, तो उन्होंने सबसे पहला रिएक्शन उनका था, वो अपनी सीट से उठे और उन्होंने मेरे लिए ताली बजाई और कहा कि रीत, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप जिंदा हो। मुझे नहीं पता थी ये चीज की, अच्छा इतनी बड़ी बात है। और उन्होंने बहुत ताली बजाई। फिर उन्होंने 2-3 लोगों को बाहर से बुलवाया और उनसे भी ताली बजवाई कि देखो हमारे यहाँ एक सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन आया है, सर्वाइवर है ये तो। फिर उन्होंने मुझे बोला, आपने एक सीरीज है 13 रीजंस वाई, उन्होंने बोला आपने वो देखी है? मैंने कहा नहीं। फिर बोलते हैं कि घर जाके उसको देखो, आपको पता है उस सीरीज में वो लड़की मर जाती है, वो सुसाइड कर लेती है, और आपने नहीं की। और ये बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने कोशिश नहीं की थी, मैंने एक बार कोशिश की थी। मेरे को शिव जी बचा लेते थे। और मैंने हर कोशिश में अपनी मम्मी को एक लेटर लिखा होता था कि मम्मी, मेरे को पता है मेरे से गलती हो गई है और मुझे नहीं पता वो गलती कैसे ठीक होगी, बट मुझे लगता है यहाँ प्यार होता है। आप उस पर्सन को कुछ मत करना मम्मी, प्लीज, ठीक है? और मैं तब भी ये चीज लिखती थी कि कोई बात नहीं, हो गया, उससे भी हो गया, मुझसे भी हो गया, पर आप उस पर्सन को कुछ मत करना, उसको जिम्मेदार मत ठहराना इन चीजों का। मैं बहुत अंदर से शर्मनाक फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ बस, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। और मैं जब भी ये कोशिश करती थी, कोई ना कोई आ जाता था कमरे में, या कॉल आ जाता था, या कैसे भी बस बच जाती थी। तो बाद में रियलाइज होता है कि क्यों बची थी, क्योंकि मेरा आपका वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है वो अभी भी काफी ट्रॉमा से डील कर रहा है, और बट मेरा अभी वाला वर्जन काफी स्ट्रॉन्ग है। बाय द वे, मुझे अभी भी कई मैसेजेस आते हैं सेम पॉइंट्स पे, क्योंकि कॉलेज में कुछ जूनियर्स भी थे, उन्हें भी सेम चीज पता थी, तो वो मुझे रीच आउट करने की कोशिश करते हैं अभी भी कि मैम ऐसा है क्या, और आप क्या चार्जेस लेते हो। मेरा बहुत अच्छे अच्छे जवाब चले जाते हैं, नो डाउट, मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ बताया है। बस अब पॉइंट ये आ चुका है कि आई डोंट जस्टिफाई माई सेल्फ, इफ दे थिंक आई डू देन आई डू। अगर उन्हें लगता है कि मैं ऐसा करती हूँ तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। मुझे किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देनी कि नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो। ये बच्चों वाली बातें अब मुझसे नहीं होती। मेरे से सीधा होता है, नहीं करना तेरे साथ, करती थी, नहीं करना तेरे साथ। मेरे को नहीं देना उनको एक्सप्लेनेशन। और बोलते क्यों नहीं करना, मैं कहती हूँ भाई तुझ में बात ही नहीं है, मुझे नहीं करना तेरे साथ, सिंपल, ठीक है? और स्टिल आई एम डीलिंग विथ सच मैसेजेस। 4th ईयर में ऐसा हुआ था बीच में कि उस पर्सन का मेरे पास सॉरी आया था, और वो सॉरी मुझे बहुत खटक रहा था, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद एक सॉरी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन में भी बहुत बार आता है कि कर्मा क्यों नहीं होता, और अगर कर्मा होगा तो क्या मुझे दिखेगा, क्या मैं देख पाऊंगी? मैं बहुत लकी होंगी अगर मुझे किसी के साथ कर्मा होते हुए दिखेगा, तो वो भी ऐसे पर्सन के साथ। आज भी मम्मी और दीदी को प्रॉब्लम होती है मेरी वजह से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें मुझे काफी डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है। उन्हें भी पता है कुछ चीजें वो मुझसे बोलते हैं, और मेरा डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन होता है। मेरी हर बात वहीं पहुंच जाती है कि आप ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तब मेरे से वो चीज हुई थी। बट दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो मुझे संभाल के रखे, वो मेरा ध्यान रखे। उन्हें काफी चीजों पे काफी डर आज भी लगता है, वो नहीं चाहते मैं वो सब चीजें फिर से फेस करूं, और उसके लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। बट
अब कुछ चीजें जा चुकी है, कुछ चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं कोशिश कर रही हूँ उन्हें निकालने की, बट वो डर और वो फेज, वो चीजें कभी नहीं निकलती। मेरी हर कॉन्वर्जेशन में उस बात का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, क्योंकि वो चीजें मेरे दिमाग से नहीं जाती। मैं किसी भी मेरे अच्छे दोस्त से बात करूं, मुझे पता है कि मैंने कैसे डील किया, मुझे पता है, मुझे बहुत आज भी मुझे डर लगता है। मैं सच में अपने कपड़े पहनने से पहले सोचती हूँ आज तक, और मैं क्यों करती हूँ वो मुझे नहीं पता। फिर मेरे फ्रेंड्स कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब अपन ऐसे ट्राई करते हैं, ये करते हैं, वो बोलते हैं और मैं कोशिश करती हूँ। मेरा साइकेट्रिस्ट आज तक कोशिश करता है कि मैं ठीक करूँ, और जो मेरे डॉक्टर हैं, जो मेरे सफेद दाग का इलाज कर रहे हैं, वो मुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मेरी बीमारी तब ठीक होगी जब मैं स्ट्रेस लेना बंद कर दूंगी, जब मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी, ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी। मेरा मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा इस चीज पे है कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, बात करो किसी से, क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो कोई कभी सोल्यूशन ही नहीं होने वाला। और स्पेशली टू गर्ल्स, अगर आपकी प्राइवेट पिक्चर किसी के पास है, वो बात कहीं गलत नहीं है, लेकिन पहली बात तो भरोसा करना सीखो, कि भरोसा करने में डिफरेंस करना सीखो कि किस पे भरोसा किया जा सकता है, किस पे नहीं किया जा सकता। और चलो अगर तुमने किसी पे भरोसा कर भी दिया, तुम्हारे साथ गलत हो भी गया, तो अपना स्टैंड लो, पुलिस कंप्लेन करो, एनजीओज को रीच आउट करो, लेकिन खुद के लिए लड़ो, क्विट मत करना। ठीक है, मैंने भी नहीं किया, आप लोग भी क्विट मत करना, कभी भी मत करना। ठीक है, और इट्स ओके, सब चीजें इज ओके, जितना जो हुआ सब ठीक है, बट ट्राई करना होगा, हर दिन हिम्मत करनी होगी वापस उठने की, सुबह ऑफिस जाने की, काम करने की, हर दिन हर तरीके से हिम्मत करनी होगी। शायद मुझे आज भी सोशल एंजाइटी है, मैं उस चीज को काफी डील करती हूँ, बट मैं कर लूंगी, मुझे पता है विद टाइम मैं कर लूंगी। अपने पेरेंट्स को भी सब कुछ शेयर करना, एंड डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता अगर तुम नहीं डरते हो तो। ठीक है, कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे होना चाहिए, क्योंकि जब हमें खुद पे भरोसा होता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उस टाइम वीक थी, पर मैं आज वीक नहीं हूँ। मैं आज किसी की भी 12 बजा सकती हूँ बहुत अच्छे से। मुझे इतना खुद पे भरोसा है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा मेरी लाइफ में चल क्या रहा था पहले। मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग में से किसी के साथ भी ये चीज हो रही है, या चलो नहीं भी हो रही, पर आप एक दूसरे से बात करो। मुझे इस मोमेंट पे काफी रोना आ रहा है, बट मैं स्ट्रांग होकर काफी ये बात आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहूंगी तो मैं अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाऊंगी टू बी स्ट्रांग इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में बिल्कुल स्ट्रांग रहना है। अपने दोस्तों से बात करो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, उनसे पूछो कहीं आपके साथ सेम सिचुएशन तो नहीं हो रही। और दोस्तों से मेरा मतलब परिवार भी है, और परिवार में भी मेरा मतलब लड़का लड़की दोनों है। यहाँ सिर्फ हम लड़कियों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि चीजें आजकल लड़कों के साथ भी होती हैं। और जितना आप शेयर करोगे, शायद में भी अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप एक बाप हो, आपकी बेटी आपसे कहेगी कि पापा मेरे साथ सेम हो रहा है, या इससे रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करो, रादर देन उनको इस चीज पे डांटना। आप कोशिश करो उनसे बात करने की, उनकी वो सिचुएशन को समझने की। शायद कुछ बहुत बड़ा लिखा हो जो आप मेरे इस वीडियो को सुन के बचा सकते हैं, और जितना हो सके इसको आगे पहुंचाओ, क्योंकि मेरा ये स्टोरी शेयर करने का मेन पर्पस है कि मुझे मदद करनी है काफी लोगों की, एंड मुझे जेन्युइनली मदद करनी है, तभी मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सबसे बोला, मुझे सोशल एंजाइटी है, स्टिल मैं अपनी स्टोरी यहाँ बैठ के शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबकी हेल्प हो। सो ट्राई करो, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो, एंड स्ट्रॉन्ग रहो,
खुद पे भरोसा करना खत्म मत करो एंड बात करो किसी ना किसी से, क्योंकि बात करने से काफी सोल्यूशंस होते हैं।